हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मानविक कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने बायोन फोर्स के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ने वाले हैं आर्किमिड्स प्रिंसिपल। ठीक है, इसके बाद जो वीडियो आएगी हमारे वो लाइव सेशन में कवर करेंगे। हम उसमें करेंगे हमारे ग्रेविटेशन चैप्टर के एमसीक्यू। तो अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही कमेंट करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं, आर्किमिड्स प्रिंसिपल। तो बायोन फोर्स के बारे में पढ़ा हमने, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। बायोन फोर्स वो फोर्स होता है जो अपवर्ड डायरेक्शन में एक लिक्विड के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, इतने से स्टोरी थी बायोन फोर्स की। और बायोन फोर्स तीन चीजों पर डिपेंड करता है, वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, ठीक है, डेंसिटी पे डिपेंड करता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना डेंसर है या कोई लिक्विड कितना डेंस है। ठीक है, लिक्विड किसी लिक्विड की कितनी डेंसिटी है। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है हमारा आर्किमिड्स प्रिंसिपल, जो कि आर्किमिड्स ने दिया था, उन्हीं के ऑनर, उन्हीं को रिस्पेक्ट देने के लिए, और उन्हीं का प्रिंसिपल था, तो हम इसको आर्किमिड्स प्रिंसिपल के नाम से ही जानते हैं। तो चलिए समझते हैं, एक्चुअल में इन्होंने उसी पर एक्सपेरिमेंट करके हमें बताया था और मेजर किया था इस चीज को। तो देख लेते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कंप्लीटली और पार्शियली इमर्स्ड इन ए लिक्विड, मैंने आपको बायोन फोर्स में बताया था कि तीन सिचुएशन होती हैं, या तो ऑब्जेक्ट फ्लोट कर जाएगा, या पार्शियली इमर्ज हो जाएगा, या कंप्लीटली इमर्ज हो जाएगा, है ना, या सिंक हो जाएगा, ये कह सकते हो आप। ठीक है, तो ये कह रहा है जब भी कोई ऑब्जेक्ट कंप्लीटली या पार्शियली इमर्ज होता है लिक्विड के अंदर, तो यहाँ पे जो बायोन्स फोर्स होता है ये किसके इक्वल होता है, ये चीज हम मापते हैं। ठीक है, बायोन फोर्स विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या कहना चाहता है कि जो बायोन फोर्स है अगर हम वो निकालना चाहें तो वो उतना ही होगा जितना लिक्विड डिस्प्ले होगा। ठीक है, इस चीज को कैसे समझोगे आप वो एक काम करो, जैसे कि मैंने डायग्राम भी बनाया। आप एक कांच का ग्लास लो या कोई कटोरी लो, बाउल लो, कुछ भी लो, ठीक है, उसको ऊपर तक फिल करो, ऊपर तक भरो। ठीक है, अब क्या कहा है, या तो ऑब्जेक्ट पार्शियली इमर्ज हो या फिर कंप्लीटली इमर्ज हो। ऐसे ऑब्जेक्ट में बायोन फोर्स हम मेजर कर रहे हैं कि कितना होगा। तो आर्किमिड्स कहते हैं, ये अपना कैलकुलेशन डिवाइस भी लगा देते हैं, ठीक है, और साथ में ये क्या करते हैं, बिकर के नीचे एक और बिकर रखते हैं। ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि अगर वहां से अगर पानी का गिलास भरा है, फिर उसके अंदर आप कुछ डालोगे, कोई हैवी चीज डालोगे, तो सिंपल सी बात है कि पानी तो निकलेगा। ठीक है, वो पानी निकलकर नीचे वाले बिकर में कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आर्किमिड्स ने कहा था कि जितना पानी ऑब्जेक्ट के इमर्ज होने के बाद, पार्शियली इमर्ज या कंप्लीटली इमर्ज होने के बाद नीचे वाले बीकर में कलेक्ट होता है, वही बायोन फोर्स होता है। ठीक है, अब इसको फटाफट से एक एग्जांपल से समझो, सिंपल सा एग्जांपल, कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 5 kg है। ठीक है, 5 kg का आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उसको आप वाटर में लेके जाते हो, पानी से भरे एक बीकर में डालते हो, तो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट जैसे ही पानी के अंदर जाता है, इमर्ज होता है पानी के अंदर, तो नीचे वाले बीकर के अंदर 2 लीटर वाटर इकट्ठा हो जाता है। 2 kg कह सकते हो आप, क्योंकि केजी का वेट केजी में लेते हैं हम। ठीक है, 2 kg का मास जब आप पानी के अंदर डालते हो तो उस बीकर से 2 kg पानी निकलता है और नीचे वाले बीकर में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, और आर्किमिड्स प्रिंसिपल क्या कहता है, आर्किमिड्स प्रिंसिपल कहता है कि जो बायोन फोर्स है आपका, वो डिस्प्लेस्ड, कितना डिस्प्लेस हुआ है, मतलब लिक्विड कितना डिस्प्लेस किया है किसी ऑब्जेक्ट ने, वही होता है। ठीक है, अब डायग्राम में देखो, मैंने इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिख रखा है, आप बड़ी इजीली समझ जाओगे। देखो यहाँ पे ये हमारा 5 kg का मास था, ये हमारा 5 kg का मास था। ठीक है, हमने इसको इमर्स किया है, इमर्स करने से क्या हुआ, हमारा 2 kg वाटर डिस्प्ले हो जाता है बीकर से और इस हमारे साइड वाले बीकर में कोलेक्ट हो जाता है। तो आर्किमिड्स प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपका बायोन फोर्स उतना ही होगा जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। ठीक है,
तो वैसे ऑब्जेक्ट का मास कितना था 5 kg और डिस्प्ले बायोन फोर्स हमारा अब क्या निकलेगा 2 kg। ठीक है, क्योंकि क्या कहा इसने कि बायोन फोर्स उतना ही है जितना वाटर डिस्प्लेस किया हुआ है एक ऑब्जेक्ट के वाटर के अंदर जाने से। ठीक है, तो आप ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, इससे भी आपको सिंपली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या काम आता है, इट हेल्प्स टू चेक प्योरिटी ऑफ गोल्ड। इसको इंपॉर्टेंट डाल के इस पॉइंट को अपनी नोटबुक में नोट करना, एमसीक्यूज में जरूर मिलेगा आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, गोल्ड की प्योरिटी चेक करने के लिए हम कौन से प्रिंसिपल का यूज करते हैं, आर्किमिड्स प्रिंसिपल का। ठीक है, इट इज यूज्ड टू डिजाइन द शिप एंड सबमरीन्स। ठीक है, लैक्टोमीटर में भी इसका यूज होता है। अब लैक्टोमीटर क्या है, लैक्टोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो मिल्क की प्योरिटी को मेजर करता है। हाइड्रोमीटर में भी इसको यूज करते हैं। हाइड्रोमीटर क्या है, इट इज यूज टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो 2-3 क्वेश्चन तो देखो एमसीक्यू अगर आप निकालोगे तो यहीं से निकल जाते हैं। ठीक है, गोल्ड की प्योरिटी चेक करने के लिए, वाटर की डेंसिटी चेक करने के लिए, मिल्क की प्योरिटी चेक करने के लिए, ठीक है, और शिप्स को डिजाइन करने के लिए इन सब का यूज होता है। रिलेटिव डेंसिटी ध्यान रखना, वॉल्यूम, रिलेटिव डेंसिटी सॉलिड की सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड की, फिर गैस की। ठीक है, वॉल्यूम कम होती है सॉलिड की पर डेंसिटी ज्यादा होती है, लिक्विड की ज्यादा होती है, फिर गैसेस की सबसे ज्यादा होती है। अब रिलेटिव डेंसिटी है क्या, इट इज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस एंड डेंसिटी ऑफ द वाटर। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको, ये रेशियो है आपके सब्सटेंस का और वाटर का। ठीक है, अब रेशियो कैसे निकालते हैं, देखो मास ऑफ द सब्सटेंस इनटू मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, और ये रेशियो है किसका, रेशियो ऑफ द डेंसिटी। पहले तो डेंसिटी का रेशियो निकालना है, तो डेंसिटी क्या थी आपकी, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, और उसके बाद क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर। ऐसा ही वाटर के साथ होगा, मास ऑफ द वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ द वाटर। तो यहां से आप देखोगे तो यूनिट्स आ जाते हैं केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, जो कि कैंसिल आउट हो जाती हैं, इसलिए रिलेटिव डेंसिटी की कोई भी यूनिट हम लेके नहीं चलते। रिलेटिव डेंसिटी की कोई भी यूनिट नहीं होती है। 2 मेन पॉइंट्स जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं वो आपको ध्यान रखने हैं कि रिलेटिव डेंसिटी अगर ग्रेटर देन 1 है तो ऑब्जेक्ट सिंक होगा, अगर लेस देन है तो ऑब्जेक्ट फ्लोट होगा। ठीक है, अब देखो कुछ एक न्यूमेरिकल दे रखा है छोटा सा, इसको देखो, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सिल्वर इज 10.8, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, आपको सिल्वर की डेंसिटी दे रखी है और वाटर की डेंसिटी दे रखी है। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सिल्वर इन एसआई यूनिट, आपको एसआई यूनिट भी बतानी है कि क्या होगी। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला अभी हमने देखा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है आपको यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सिल्वर। ठीक है, सिल्वर की डेंसिटी निकालनी पड़ेगी, सॉरी यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है सिल्वर की, तो डेंसिटी ऑफ सिल्वर को आप साइड लेके आओ, डेंसिटी ऑफ वाटर रिलेटिव डेंसिटी के मल्टीप्लाई में चला जाएगा और यहाँ पे वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको। बेसिकली एसआई यूनिट पूछा था आपने इन्होंने, तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ पे केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट नहीं निकाली है हमने, देखो डेंसिटी की बात हो रही है, तो डेंसिटी किस यूनिट में आती है हमारी, केजी पर मीटर क्यूब में। ठीक है, तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन शुरू हो गए हैं और ये क्वेश्चन हम करेंगे कल वाली क्लास में। चलो फिर भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, पर फिर भी ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन एन all objects in the proportion of their masses, why then a heavy object does not fall faster than the lighter object। ये कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो सभी ऑब्जेक्ट पे इक्वली रिएक्ट करता है, तो फिर हैवी ऑब्जेक्ट और लाइटर ऑब्जेक्ट को अगर आप गिराओ एक साथ तो फिर हैवी ऑब्जेक्ट जल्दी क्यों नहीं गिरता, ये ऐसे पूछना चाहता है। ठीक है, तो पहले हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, पहले इसका आंसर देने की आप कोशिश करो, फिर मैं बताती हूँ फटाफट से। तो देखो
अगर आप एक ऐसे सिचुएशन लोगे जहाँ पे बाकी के फोर्सेस को आप नेग्लिजिबल मान के चलोगे, जैसे हम फ्री फॉल बॉडी के केस में करते हैं, ठीक है। आप एक वैक्यूम ले लीजिए, अगर आप एक वैक्यूम लेते हो, वहां पे अगर आप बॉल को, किसी हैवी ऑब्जेक्ट को और किसी फेदर को या किसी लाइट ऑब्जेक्ट को, पेपर को एक गिराओगे, तो वहां पे बाकी के जो फोर्स हैं वो हम लेते ही नहीं है, वैक्यूम में तो होते भी नहीं है, ठीक है। ऐसा कंसीडर करके चलते हैं, वहां पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है, इसलिए वो दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं वो सेम स्पीड से और सेम टाइम पे सरफेस पे पहुंचते हैं, ठीक है। क्योंकि वहां पे ग्रेविटी को कोई मतलब नहीं है ऑब्जेक्ट के मास से, ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन से। वहां पे जो एक्सेलरेशन होता है ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होता है, दोनों ऑब्जेक्ट्स का, हैवी का भी और लाइट का भी, अगर हम उनको सेम टाइमिंग पे छोड़ते हैं तो। बट अगर आप सिंपल लेते हो तो क्या होता है, ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, अब जो लाइट चीज होगी, आपका पेपर होगा, जो फेदर होगा, अब वो तो हल्का है, उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस होगा, एयर का फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से वो अपने रास्ते में, मतलब उसके जो एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट नहीं रहता, इसलिए उससे पहले हमारा हैवी ऑब्जेक्ट नीचे पहुंच जाता है। तो एमसीक्यू बनेगा यहाँ से आपका, और मैं चाहती हूँ कि वो एमसीक्यू आप ही उसका आंसर करो और फटाफट से बिल्कुल राइट करना है। तो कल की लाइव क्लासेस में हम शुरू करेंगे, हमें आरे ग्रेविटेशन के कम से कम 80 एमसीक्यूज करेंगे। तो अगर आपने चैप्टर को कवर नहीं किया है तो एक बार फटाफट से सभी वीडियोस देख लीजिए, 10 से 15 मिनट की वीडियो है सभी, ज़्यादा लंबी कोई भी वीडियो नहीं है, कुछ तो इससे भी छोटी होंगी, पर सभी टॉपिक्स हमने एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी की बुक से ही वही वर्डिंग यूज करके आपको करवाए हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं कल, और ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करना है, ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछेगा कि हैवी ऑब्जेक्ट और लाइटर ऑब्जेक्ट सेम लेवल पे, सेम स्पीड पे सरफेस पे आते हैं तो क्यों आते हैं, तो ध्यान रखना है ड्यू टू ग्रेविटी, वहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। और अगर नहीं आते तो क्यों नहीं आते, वो इसलिए नहीं आते क्योंकि जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है, तो वहां पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता, वहां पे एयर रेजिस्टेंस भी होता है, ठीक है। अगर आपने फोर्स नहीं लगाया तो कोई बात नहीं, बट वहां पे एयर रेजिस्टेंस तो मिलेगा, और जो कि लाइट ऑब्जेक्ट को तो इजिली रिपेल कर सकता है, इजिली उसके एक्सेलरेशन को कांस्टेंट जो टर्म थी उसको चेंज कर सकता है, इसलिए वहां पे लाइटर ऑब्जेक्ट जल्दी नहीं आता, ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो आपको, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।